हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। तो गाइस, अगर आपकी क्वेरी है दोस्तों, क्वेरी आने चांसेस हैं, डाउट हो, बट रादर देन दिस आई ऑल्सो गॉट द रैंक वन। ट्राई करो, 2-3 वर्ड वो जरूर मेंशन करो जो आपने अभी तक यूज करे हैं। सो दिस इज द सो हेलो गाइज, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। तो गाइज, आज भी हम लोग अपनी क्लास में हमारा इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। जनरली जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको 2026 का पेपर स्टार्ट किया था ऑफ जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1, उसका मैं कंटिन्यूशन कर रहा हूं अभी। ठीक है, अभी हम लोग इसमें आगे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लेंथी हैं और मैं बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों को नहीं लेना चाहता एक्स्ट्रा चीजों में, तो मैं शॉर्ट वीडियोस रख रहा हूं जिससे कि आप इजीली चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हम आपको 2 टीचर्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, जिसमें एक हैं सुधीर कुमार सर जो आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं आपके साथ में, और एक समीर चौधरी यानी कि मैं, ठीक है, जो आपका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं। हम दोनों टीचर्स आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। बस आपसे हमें यही रिस्पॉन्स चाहिए कि आप जितना भी कंटेंट हम आपको दे रहे हैं उनको बहुत अच्छे से स्टडी करो। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है दोस्तों, क्वेरी आने चांसेस हैं, डाउट हो सकते हैं आपको, तो या तो जो भी लिंक्स हमने शेयर करे हैं, ये जो लाइन आ रही होगी यहाँ पे लिंक्स वगैरह होंगे, नंबर्स होंगे, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। लेट्स बिगिन। तो आज जनरली मैंने जैसे बताया आपको 2026 का जो क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर, मैंने स्टार्ट कर दिया था 2026, ये था, हाँ ये था। ठीक है, 2026 का हमने पेपर स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था 1 का भी। ठीक है, आई होप आपने इसको अच्छे से करा होगा। अच्छा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना हमारा प्रीवियस ईयर पेपर या पीवाईक्यूज के नाम का जो है प्लेलिस्ट का लिंक भी है, आपको उस प्लेलिस्ट में लगातार क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 का सी। ठीक है, न्यूमेरिकल है, ऑब्वियसली बात है, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है। देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं। कहते हैं सपोज दैट अ मोनोपोलिस्ट फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड फंक्शन where the demand function is this, ठीक है, that is Q is equal to 15 into P to the power माइनस का 0.89। अभी जो माइनस साइन है ये बता रहा है कि ये इनवर्सली रिलेटेड है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी फॉर इट्स प्रोड्यूस where Q is the quantity demanded and P is the price per unit of Q. Now they ask should the monopolist increase its price to increase revenue। अब देखिए समझिएगा, वो कहते हैं कि अगर फर्म को अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है तो क्या उसे अपना प्राइस बढ़ाना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और नॉलेज वाला क्वेश्चन है। मैं रिपीट कर देता हूं, एक आपको यहाँ पे डिमांड फंक्शन दे रखा है जो प्राइस के साथ में इनवर्सली रिलेटेड है, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग जो इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि ये मोनोपोलिस्ट है। मोनोपोलिस्ट के टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब उनका कंसर्न ये है कि अगर इनको रेवेन्यू बढ़ाना है, इफ दे वांट टू इंक्रीज द रेवेन्यू, तो इट इज नेसेसरी कि वो अपनी जनरली प्राइस को इंक्रीज करें। अब सोचिए कि अगर प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं तो प्राइस का क्वांटिटी के साथ में रिलेशन क्या है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी? इनवर्सली रिलेटेड। तो ऑब्वियसली बात है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। इफ इंक्रीज द प्राइस देन डिमांड विल डिक्रीज। अब देखना ये होगा कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, मतलब कितने प्राइस बढ़ने पे कितनी डिमांड कम हो रही है। इज देयर एनी 1-to-1 रिलेशनशिप और लेस देन 1 और मोर देन 1? मतलब प्राइस अगर 10% बढ़ रहा तो क्वांटिटी भी 10% कम हो रही है। प्राइस अगर 10% बढ़ता तो क्वांटिटी 10% से ज्यादा कम हो रही है, और ये 10% से कम हो रही है। ठीक है, ये तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करनी है। क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट द 5 मार्क्स। और इन द 5 मार्क्स अभी सीखते हुए तो तुम लोगों को बहुत कुछ पता होना चाहिए, बट इन द एग्जाम आप लोगों को सिर्फ इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना, जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूं। फर्स्ट यू नीड टू राइट द इंट्रो पार्ट, जितने 1-2 लाइन हो। इंट्रो मतलब जरूरी नहीं कि बहुत सारा इंट्रो ना, जरूरी नहीं, 1-2 लाइन हो जो समझा दे क्वेश्चन को। बीच में बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट मतलब जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन है, एंड लास्ट में इज द कंक्लूजन। ये एक फ्रेमवर्क आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। अभी हम सीख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अभी से आप लोग वो पैटर्न फॉलो करो, बट हाँ एग्जाम में आप ऐसा करो तो यार इट इज वेरी गुड फॉर यू। सो मैंने क्या करा, आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं कि मैंने कैसे इसको सॉल्व करा है।
ठीक है, इट इज गुड वे सो दैट आप मेरा एक्चुअल आंसर राइटिंग समझ पाओगे। ठीक है, यूपीएससी की ये आंसर शीट होती है, इसके दो पोर्शंस खाली रहते हैं, मतलब ये वाला लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पे आपको नहीं लिखना होता, आपको सिर्फ इसके बीच में लिखना होता है। ठीक है, अब जैसे कि ये कि आपको इंट्रो करना, तो इंट्रो में आपने जनरली एग्जांपल के तौर पे इन डिमांड फंक्शन बता दिया। ठीक है, सो दिस इज द डिमांड फंक्शन Q इज इक्वल टू 15 इंटू पी टू द पावर माइनस का 0.89। आप इसको ये भी लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू 15 पी, सॉरी 15 पी डिनोमिनेटर कर देते हैं हम लोग इसको, अपॉन में पी टू द पावर 0.89। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को या नहीं, ये बताओ पहले, क्लियर है या नहीं? अच्छा, अब समझना। नाउ कंसर्न ये है, जैसे अब आपको लिखना है तो पहले तो आप ये बता दो कि ठीक है जी मोनोपोलिस्ट है। अब मोनोपोलिस्ट का ये कंसेप्ट होता है, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये जरूरी है कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। मैं आपको एक जनरल स्टैंडर्ड डिमांड फंक्शन बताता हूं, तो वो ये होता है। ठीक है, A इज इक्वल टू ए, Q इज इक्वल टू ए इंटू पी टू द पावर माइनस का E। और ये जो E होता है, वाई वी यूज द टर्म E, ध्यान रखना, इसको आर्क इलास्टिसिटी कहते हैं। दिस इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो E है, मतलब E यहाँ पे क्या है, माइनस का 0.89, मतलब आप चाहो यहां माइनस लगा दो, उधर लगा दो, एक ही बात है वो, मतलब E को 0.89 बोलोगे आप यहाँ पे। क्लियर? चलिए, ये डिमांड आ गई आपकी, तो आपने बोल दिया ठीक है, जो इलास्टिसिटी है वो क्या है जी, दिस इज 0.89। ये तो बात हुई अभी हमारे आपके साथ में। अब अगर ये 0.89 है तो ये एक से कम है। मुझे बताइए, कोई भी इलास्टिसिटी जब एक से कम होती है तो उसको आप क्या बोलते हो, मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक। जनरली हम लोग टर्म यूज करते हैं, जो लेस इलास्टिक होता है या जो एक से कम होती है उसे हम इन इलास्टिक बोलते हैं, जो एक से ज्यादा होती है हम इलास्टिक कहते हैं। अच्छा, एक से कितनी ज्यादा? बहुत ज्यादा तो मोर इलास्टिक, बहुत ही ज्यादा तो इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा हो गई, थोड़ी ज्यादा तो मोर इलास्टिक। ठीक है, थोड़ी कम तो लेस इलास्टिक, इफ द इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। गॉट इट? तो यहां पे हमने लिखा इन इलास्टिक। अब इस चीज का आप एक अंडरस्टैंडिंग मतलब रखना माइंड में कि हाँ ठीक है, ये इन इलास्टिक है। अब हमें पता है कि टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज बेसिकली P इंटू क्यू, P इंटू क्वांटिटी। मैंने कुछ नहीं करा, क्वांटिटी की वैल्यू यहाँ पे प्लॉट कर दी, तो टोटल रेवेन्यू मेरे पास सीधे सीधे निकल के आ गया 15 इंटू पी टू द पावर 0.11। इस बात से ये तो क्लियर होता है दोस्तों, एक ये अंडरस्टैंडिंग होती है जनरली। अगर आप देखिए, अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है तो यहाँ पे P की पावर 1 है, तो 1 माइनस का 0.89, तो इट इज P टू द पावर 0.11। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, अगर आप इसको जनरली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बात तो वही आ गई ना, दैट डी टी आर बाई डी पी, 15 ये आ गया, 0.11 यहाँ आ गया, P टू द पावर। अब यहाँ पे देखिएगा 0.11 में से माइनस हुआ है 1, इट बिकम्स माइनस का 0.89, तो ये आगे वैल्यू, यानी डेरिवेटिव करने पर ये क्लियर हो गया कि देर इज अ रिलेशनशिप एंड यू ऑलवेज पुट द प्राइस इक्वल्स टू 0, सॉरी प्राइस पॉजिटिव, मिस्टेक कर गया मैं। हम आप हमेशा प्राइस को पॉजिटिव रखोगे, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। ये फ्रेमवर्क आप ध्यान में रखना, कभी भी प्राइस 0 नहीं हो सकता, इट नेवर बी 0, क्योंकि अगर प्राइस 0 हो गया तो आपका टोटल रेवेन्यू को जो प्राइस की रिस्पेक्ट में चेंज है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, हमें ये बात पता है कि भले ही माइनस पावर है, लेकिन इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं है, मतलब ये इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब टोटल रेवेन्यू is always remains positive if you increase the price. If you change the price, then the total revenue will move in the same direction, either decrease or increase. So yes, this is a concern कि if you want to increase the total revenue, so you need to increase the price. और ये इसलिए पॉसिबल है गाइस, दिस इज नॉट द यूनिवर्सल स्टेटमेंट, प्लीज रिमेंबर दैट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट दिस इज नॉट द यूनिवर्सल केस, इट इज possible because they gave a demand function, this is the standard demand function, और ये आर्क इलास्टिसिटी वाला होता है, और यहाँ पे जो इलास्टिसिटी डिमांड कर्व बनता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, बोला नहीं इन्होंने, इफ यू ड्रॉ इट देन इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड in this case yes there is a possibility, if you need to increase the revenue then you have to increase the price. So this is the main
understanding of the topic, what the examiner expects from your side, guys, right? What the examiner expecting your side, this is the main question, because many times the student never write that level of answer which gives you the higher marks, and this is the problem of the marks only. There is no any role of prelims in the economic services. Also interview is only the formalities. Okay, please remember that, because the last year rank one clearly states that I got lowest marks in the interview, but rather than this I also got the rank one. मतलब रैंक वन आ गई, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि मेरे इंटरव्यू में लोएस्ट मार्क्स हैं, तो इसका मतलब है कि उनके मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे. तो यू नीड टू ट्राई टू स्कोर अ डिसेंट मार्क्स इन द मेंस, गाइस, because there is no role of prelims होता ही नहीं है, and also the interview is only the formality. You need to perform well, but it is not 100% sure कि आप मेंस में या जो राइटिंग है उसमें बहुत अच्छा ना परफॉर्म करो, सीधा इंटरव्यू में झंडे गाड़े. नो, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता. ठीक है, तो जस्ट ऐसे करोगे, आपको अपना आंसर एक्सप्लेन करना, आपको कर दिया और इंटरप्रिटेशन है मतलब ये आपकी conclusion है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द कंक्लूजन. मेरी बात आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई. अच्छा, छोटा सा पॉइंट आप चाहो तो इसको एक तो यही हो गया. वैसे हमारा आंसर यहाँ पे फिनिश हो चुका है. ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पे फिनिश हो चुका है. मैंने इसका छोटा सा फ्रेमवर्क आपको और समझाने की कोशिश कर रहा हूं. कभी कभी हमें याद नहीं रहता 100%, और मान लीजिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स पे आ जाता, तो अब इसको कैसे लिखते हैं आप. देखो, यही सेम रिजल्ट जो है आप जनरली दूसरे मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो, यही सेम मेथड. ठीक है, मतलब दिस इज द डिफरेंट मेथड. जैसे कि हमें पता है हमारे पास इलास्टिसिटी क्या होती है, मतलब फॉर्मूला होता है mr इज इक्वल्स टू p इंटू वन माइनस का 1 में EP. इसको आप लर्नर इलास्टिसिटी कहते हो. ठीक है ना, याद होगा आपको लर्नर इंडेक्स. तो ये होगा. अब आपने क्या करा, इलास्टिसिटी हमारे पास में 0.89 है, आपने यहाँ पे प्लॉट कर दी, ये हो गई जी. सॉर्ट आउट करा, बेसिकली फ्रॉम हियर के mr इज नेगेटिव, यानी अगर आपने डायग्राम बनाया था तो ये था, तो mr वाला ये वाला रीजन आ गया, और ये रीजन कौन सा है जी, डिमांड करो. तो प्राइस जो है इस बेस, अब देखिए कंसर्न क्या है यहाँ, सॉरी, यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है यहाँ पे 1 है, when the price when the mr is 0, यहाँ पे इलास्टिसिटी 1 से कम है when the mr is negative. तो अब जब mr नेगेटिव है तो व्हाट यू गॉट, इलास्टिसिटी क्या है यहाँ पे 1 से कम. समझ में आई मेरी बात. तो यहाँ पे नेगेटिव मार्जिनल रेवेन्यू ये इंडिकेट करता है कि फर्म जो है वो इन इलास्टिक रीजन में है. क्लियर है, ये जो दिस इज द mr नेगेटिव वाला, तो ये आपका इन इलास्टिक रीजन है. नंबर 1 थिंग. नंबर 2 थिंग कि अब इन इलास्टिक रेंज का एक रूल होता है कि इफ यू नीड टू इंक्रीज द रेवेन्यू, प्राइस इंक्रीज करेगा, क्वांटिटी डिमांड फॉलो होगी, लेकिन द प्रोपोर्शन इज स्मॉल. वही जो मैं आपको बात बता रहा था, प्रोपोर्शन इज स्मॉल, सो दैट इफ यू इंक्रीज द क्वांटिटी बट यू नो दैट कि चेंज इन प्राइस इज लेस देन चेंज इन क्वांटिटी, so yes, total revenue increases as increase the prices. Okay, clear? And this is the very important part. मैंने आपको समझाने के पॉइंट से बताई है. इलास्टिसिटी अगर 1 से ज्यादा तो इलास्टिक बोलेंगे, तो प्राइस के बढ़ने से टोटल रेवेन्यू कम होगा. प्लीज रिमेंबर दैट, ये याद रखना आप लोग. ठीक है, अगर इक्वल टू 1 है तो यूनिट इलास्टिसिटी है, तो इट रिमेन्स अनचेंज. ठीक है, अगर नेगेटिव है तो इनइलास्टिक है, तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा. सो अगर कोई ऐसी कम्युनिटी है मोनोपोलिस्ट बना रहा है जो इन इलास्टिक उसकी डिमांड है, ठीक है, इलास्टिसिटी इन इलास्टिक है, तो यस, टू इफ दे वांट टू इंक्रीज द रेवेन्यू देन दे हैव द प्राइस. ओके गाइस, नाउ सो द पैटर्न, और ये आपने फाइनली कंक्लूड वगैरह करके लिख दिया. ये एक अलग, दिस इज द सेकंड वे ऑफ, ठीक है, इसमें सेकंड ओपिनियन, राइट. तो एक अंडरस्टैंडिंग आप लोग अपने माइंड में रखिएगा. इसके अलावा हम लोग इसका आगे का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं आपके साथ में. क्वेश्चन देखिएगा, दैट क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट क्या कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. कहते हैं कि व्हाट इज द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द लैग्रांज मल्टीप्लायर फॉर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. सो हियर यू आर एक्चुअली checking the two three words mainly. One is the Lagrange multiplier. So it is basically the mathematical explanation, but
इफ दे यूज द टर्म यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो उन्होंने पूरी पिक्चर का रोल ही बदल दिया कि अब वो, है ना, जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि एक इमेज बनी हुई थी नेगेटिव रोल की, विलेन की, आखिर में टर्निंग पॉइंट है वो हीरो बन गया, ये वही केस हुआ है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट आपको लिखना स्टार्ट करना है, लिखना मतलब समझाना स्टार्ट करना है। लैग्रांज मल्टीप्लायर और यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की बात करनी है। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का मीनिंग हम सबको पता है क्या होता है। क्या होता है दोस्तों? यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है दैट मार्शेलियन डिमांड। क्या होता है? मार्शेलियन डिमांड। क्या होता है दोस्तों? मार्शेलियन डिमांड। गॉट इट? समझ में है मेरी बात आपको? अब मार्शेलियन डिमांड सॉल्व करना है, लैग्रांज मल्टीप्लायर लगाओगे, यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना है गिवन दैट द बजट कंस्ट्रेंट, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 स्टेप में इसको कवर करना है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि मैंने कैसे सॉल्व किया है इसको। ठीक है, आंसर मैंने पहले से लिख रही है सो दैट आप समझ जाओ और आपका टाइम थोड़ा सा बचे। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगर किसी के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो समय होता है, वो समय होता है बस, और कुछ नहीं होता उसके अलावा। लोग गलत कहते हैं कि पैसे की वैल्यू ज्यादा नहीं, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास क्योंकि उन्होंने कोई यूटिलिटी फंक्शन नहीं दिया है, तो हम लोग इसमें एक स्टैंडर्ड यूटिलिटी फंक्शन रख लेंगे गिवन दैट द बजट कंस्ट्रेंट। ओके, नाउ हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मतलब फंक्शन लगाया। ठीक है, ये स्टैंडर्ड यूटिलिटी फंक्शन है। बजट कंस्ट्रेंट ये आ गया, लेग्रांज लगाया हम लोगों ने यहाँ पे। लेग्रांज को पहले एक्स में किया, वाई में किया, ये बात आप पहले से जानते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं, और बहरहाल सॉल्व किया एंड यू विल गेट लेग्रांज इज इक्वल्स टू द मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन में प्राइस। ठीक है, ये एक कंसेप्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना। जब आप लोग कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ते थे तो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ इक्व मार्जिनल प्रिंसिपल। दिस इज ऑल्सो नोन एज द इक्व मार्जिनल प्रिंसिपल, बिकॉज लैम्डा को आप MUM यहाँ पे, मतलब वहां पे MUM हुआ करता था। ठीक है, इसका लॉजिक तो फिर ये हो गया ना कि हमारा यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज उनका क्वेश्चन क्या, उनका क्वेश्चन है कि लेग्रांज मल्टीप्लायर को यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन में यूज करके उसको इकोनॉमिकली इंटरप्रेट करो। तो पता है आपको करना क्या होगा? जहां आपको मौका मिलेगा इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करनी है आपको, मैथमेटिक्स नहीं। जैसे यहां आपको मौका मिला, यू सिंपली राइट द इक्व मार्जिनल प्रिंसिपल नंबर 1 प्लेस। नंबर 2 प्लेस दैट, अगर जैसे इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो एक्चुअली लैम्डा को हम यहां के लिए एनवेलप थ्योरम के अकॉर्डिंगली डेल यू बाय डेल एम, मतलब इसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। दिस इज नोन एज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, दैट इज द मैक्सिमम अटेनेबल यूटिलिटी। और ये वो यूटिलिटी है जहां पे पर्सन मैक्सिमाइज, मतलब दिस इज द मैक्सिमम यूटिलिटी, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। दिस इज द मैक्सिमम टर्म। नाउ लेग्रांज मल्टीप्लायर क्या मेजर करता है? द इंक्रीज इन द मैक्सिमम यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम वन यूनिट इंक्रीज इन द इनकम। ठीक है, मतलब लैम्डा को हम लोग कहते हैं कि इट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम, या आप कार्डिनल यूटिलिटी के हिसाब से आप इसको MUM कह सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करने देंगे। एक चीज आप प्लीज अपने माइंड में रखना, in these 2-3 questions or the initial level I am just trying के आप पहले समझ जाओ कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ठीक है, फिर जब तैयार हो जाओगे आप, तो फिर हम इसके बारे में बातें करेंगे। तो मान लीजिए सपोज द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम M to M+1, एग्जाम्पल अगर बढ़ती है तो हम इसको कहते हैं कि MUM है। इसका मीनिंग ये होता है कि हाउ मच योर यूटिलिटी विल चेंज इफ यू चेंज द इनकम ऑफ देयर इज एनी चेंज इन द मनी। हमें पता है हायर लैम्डा इंप्लाई करता है इनकम इज मोर वैल्यूएबल, नंबर 1 थिंग। लोअर लैम्डा ये बताता है कि एडिशनल इनकम जनरेटेड लेस यूटिलिटी, ये एक्सप्लेन करता है। और इनकम अगर इंक्रीज करती है तो लैम्डा जो है वो कम होगा, बिकॉज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ अप्लाई होता है, MU डिक्लाइंस। ठीक है, ये डायग्रामेटिकली मैं ये बात कर रहा हूं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, गाइज आई एम इन दीज क्लासेस, मैं आपको सिखा भी रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए हम एक फ्रेमवर्क की बात करते हैं। दिस इज बेसिकली दी बजट कंस्ट्रेंट, दीज आर दी 2 बजट कंस्ट्रेंट। ये नंबर 1 IC हो गया और ये नंबर 2 IC हो गया। एंड यू से कि सर इनकम बढ़ी है, तो इनकम बढ़ने पर होता क्या है, जनरली हमारा इनकम बढ़ने पर शिफ्टिंग होती है। ठीक है, जनरली शिफ्टिंग होती है। ये इधर 1 आएगा,
इधर सर, ठीक है, एम ऐसा करके, हाँ ये ठीक है, मतलब एम, एम है और एम प्लस, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है। तो ऑब्वियसली बात है, हमारा यूटिलिटी कुछ तो इंक्रीज होगा। क्लियर? तो ये उसी एग्जाम्पल, उसी डायग्राम को यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाया जा रहा है। क्लियर है मेरी बात आपको? बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। एक बार में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट डिस्कस हो गया, ये वाला पार्ट भी अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद में हम लोग ये वाला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं व्हाई डज द कॉस्ट थ्योरम फेल इन द प्रेजेंस ऑफ हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब यहां पे इकोनॉमिकली पहले आपको ये समझना था, जब आप इसको लिख रहे थे, आपको यहाँ पे कॉस्ट थ्योरम को पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाट इज द कॉस्ट थ्योरम। मतलब ये थ्योरेटिकल है, यहाँ पे इंट्रो की जरूरत होगी, यहाँ पे इंट्रो बताना होगा। अच्छा, कॉस्ट थ्योरम एक्चुअली में होता क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट थ्योरम? कॉस्ट थ्योरम होती है कि जब भी प्रॉपर्टी राइट इजिली असाइन होते हैं, ठीक है, डिफाइंड होते हैं कि क्या चीज किसकी है, ये पता होता है, और अगर ये है तो बार्गेनिंग बहुत इजी हो जाती है, गिवन दैट अगर ट्रांसैक्शन जीरो है। अगर ट्रांसैक्शन कॉस्ट या एडिशनल कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन किसी भी प्रकार की एनी अदर कॉस्ट अगर एब्सेंसी है उसकी, अगर वो नहीं है, तो यस देयर आर 100% चांस, 110% चांस कि बार्गेनिंग, नेगोशिएशंस या ट्रांसैक्शन इजी हो जाए और बिल्कुल एफिशिएंट हो जाए, टेक्निकली एफिशिएंट हो जाए। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? अगर ट्रांसैक्शन कॉस्ट हाई हो गई तो पहली बात तो एफिशिएंसी नहीं आएगी, और जो तुम कॉस्ट थ्योरम की बात कर रहे हो फेल हो जाएगी। ठीक है, फेलिंग होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपको ये पता लग गया कि एक जगह है, आपके दादा परदादा ने एक जगह ली है हिंदुस्तान के दूसरे को, आप इधर रहते हो, वो दूसरे कोने में वहां पे पड़ी हुई जगह है, और उस जगह अच्छी खासी जगह है, उसकी वैल्यू है। बट अब कंसर्न ये है कि अगर जब आप उसको सेल आउट कर रहे हो, और सेल आउट करने के लिए आपको मीटिंग्स कर रहे हो, ठीक है मुझे बेचनी है, आप बार्गेनिंग कर रहे हो, तो यहां पे एक चीज मैटर ये नहीं करेगी कि उसको सेल करने, जैसे असाइंड है आपकी, वो सेल करने के लिए या मीटिंग करने के लिए आपको उस प्लेस पे जाना पड़ रहा है, पूरा पूरा दिन ट्रैवलिंग हो रही है, सेम डे आना जाना नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे? जल्दी बेचो, जल्दी निकालो। बार्गेनिंग आपकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी? वीक होगी। वही अगर वही चीज आपके घर के पास हो तो आप आराम से हो, जब अच्छे रेट मिलेंगे तब बेचेंगे। तो कॉस्ट थ्योरम एग्जांपल इसी चीज को एक्सप्लेन करता है कि इफ देयर इज एब्सेंसी ऑफ एनी अदर ट्रांसैक्शन कॉस्ट, देन देयर इज अ वेरी 100% चांस कि ट्रांसैक्शन में एफिशिएंसी होगी। ठीक है, अब एक्सप्लेन कैसे करना है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 5 मार्क्स में लिखने का तरीका दोस्तों ये रहना चाहिए कि पहले आपको बॉडी एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, ये सॉरी इंट्रो करना है, फिर बॉडी एक्सप्लेन करनी है, फिर आपको कंक्लूजन करना है। अब जनरली पहले तो आपको कॉस्ट थ्योरम एक्सप्लेन कर देना है, दैट इट स्टेट दैट व्हेन द प्रॉपर्टी राइट्स आर क्लियरली डिफाइंड एंड द ट्रांसैक्शन कॉस्ट आर जीरो, प्राइवेट बार्गेनिंग बिटवीन द पार्टीज विल लीड टू एन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनिशियल असाइनमेंट ऑफ द राइट। तो दोनों के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहां है? अब देखो कंसेप्ट समझो। क्वेश्चन तो ये कहता है ना कि ट्रांसैक्शन कॉस्ट जीरो होनी चाहिए, ये थ्योरम एक्सप्लेन कर रही है, बट क्वेश्चन, असली क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है कि जब ट्रांसैक्शन कॉस्ट जीरो नहीं होगी तो कुछ प्रॉब्लम यहां पे अराइज होंगी। दैट मीन्स व्हाट? बार्गेनिंग बिकम्स एक्सपेंसिव ड्यू टू इंफॉर्मेशन, नेगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एंड एनफोर्समेंट कॉस्ट। Communication among a large number of affected parties becomes difficult and free rider or holdout problem may emerge। ठीक है, मतलब these are the main problem जो ये बता रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई जो कॉस्ट ऑफ बार्गेनिंग है वो जनरली आपके बेनिफिट से थोड़ा मतलब बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आप सोच रहे थे कि मुझे फायदा होगा, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि चीजें आपके फेवर में है, बट जब और आपके फेवर में और आप थोड़ा सा एग्रेसिव डिसीजन ले रहे हो, लेकिन आपको पता लगता है कि आपने डिसीजन तो ले लिया लेकिन चीजें आपके फेवर में कभी भी नहीं थी, ये आपको रियलाइज होता है, राइट? तो अंडरस्टैंडिंग करो। आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी राइट असाइन है तो आप डिसीजन सही ले रहे हो, आप बार्गेनिंग कर रहे हो, आप एफिशिएंसी हो रही है, बट जब आपको पता लगता है कि इसकी ट्रांसैक्शन कॉस्ट इतनी हाई है कि फिर मुझे पछतावा होगा कि बार्गेनिंग करते हुए मुझे ध्यान देना चाहिए था, तो फिर वहां पे
क्वेश्चन वाला कंसेप्ट फेल होता है। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग आप लोग यहाँ पे रखें ना, और क्वेश्चन को यहाँ पे कंक्लूड भी करना है। कंक्लूड में ट्राई करो 2-3 वर्ड वो जरूर मेंशन करो जो आपने अभी तक यूज करे हैं। तो दिस इज स्ट्रेटेजी फॉर द कंक्लूजन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अपन लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे ये आ जाते हैं कि सर हमें ये टॉपिक और डिटेल समझने हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, दिस इज द फाउंडेशन। उसके अलावा हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है, आंसर राइटिंग है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आप प्लीज वहां पे क्लिक करके देखेंगे कि आपको क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके लिए। आप उन कोर्सेज को एक बार जरूर गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं अभी। अब इसके बाद में इसका वन का जो एस पार्ट है वो मैथमेटिक्स का है, एलपीपी का है, और जो जी पार्ट है दैट इज द इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, हाँ, तो सेक्शन ए में अब ये जो 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आपके साथ सुधीर सर डिस्कस करेंगे। मतलब मैथमेटिक्स और इकोनोमेट्रिक्स वाला पार्ट है आपका। मैं अगली क्लास में जो आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, आई एम जनरल स्टार्ट फ्रॉम हियर राइट। मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।